चलिए, आज एक ऐसी कविता की दुनिया में चलते हैं जो शायद हम सबको कहीं ना कहीं अपने बचपन की याद दिलाएगी। ये कविता है रॉबिन क्लेन की अमांडा, और ये हमें उस खास जगह के बारे में बताती है, वो जादुई दुनिया जो एक बच्चा अपने मन में बना लेता है, खासकर तब जब बाहर की दुनिया कुछ ज्यादा ही दखल देने लगती है। कभी बचपन के वो दिन याद हैं जब हमेशा कोई ना कोई ये बताता था कि क्या करना है और क्या नहीं। अरे ऐसे मत बैठो, वो मत खाओ। ये कविता बिल्कुल इसी एहसास से शुरू होती है, एक ऐसा एहसास जो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा। तो हमारी इस कहानी की हीरोइन कौन है? उसका नाम है अमांडा। और अमांडा की दुनिया? वो लगातार ये मत करो और वो करो के शोर से भरी हुई है। और यहीं से कविता की असली कहानी शुरू होती है। सुनिए, ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है ना? ऐसा लगता है जैसे ये किसी पेरेंट या किसी बड़े की आवाज है जो अमांडा की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखे हुए है। मतलब नाखून चबाने से लेकर उसके बैठने के तरीके तक हर एक बात पर टोका टाकी। और ठीक इसी टोका टाकी के बीच अमांडा एक जादू करती है। वो अपनी कल्पना में कहीं और पहुंच जाती है। वो खुद को एक शांत हरे समुद्र में तैरती हुई एक जल परी के रूप में देखती है, जहां कोई उसे कुछ कहने वाला नहीं है। ये है उसकी अपनी आजाद दुनिया में पहला कदम। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो कंट्रोल करने वाली आवाज है, ये हमेशा उसके साथ है। ये कोई एक आध बार की बात नहीं है, बल्कि एक लगातार बना रहने वाला दबाव है जो उसे अपने सपनों की दुनिया में भाग जाने के लिए मजबूर करता रहता है। तो अब ये टोका-टाकी रोजमर्रा की चीजों पर आ जाती है। होमवर्क, कमरा साफ करना, जूते साफ करना। एक बात पर ध्यान दीजिए, कैसे हर सवाल के बाद अमांडा बोला जा रहा है, जैसे कि उसे लगातार ये याद दिलाया जा रहा हो कि उस पर नजर रखी जा रही है। और ये सिर्फ कामों तक ही नहीं रुका है, अब तो बात उसकी पर्सनल चॉइस पर आ गई है, जैसे चॉकलेट खाना और उसके मुहासे। और हद तो तब हो जाती है जब उससे ये भी कहा जा रहा है कि वो बात करते समय उनकी तरफ देखे। मतलब उसकी हरकतों से लेकर उसके ध्यान तक हर चीज पर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। तो इस लगातार की टोका-टाकी का अमांडा कैसे जवाब देती है? वो भाग जाती है अपनी कल्पना की दुनिया में। चलिए, उसकी इस खूबसूरत दुनिया की सैर करते हैं और देखते हैं कि उसके असल जिंदगी से कितनी अलग है। ये स्लाइड इस आइडिया को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। अमांडा का कल्पना करना सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है, ये उसका चुपचाप विद्रोह करने का एक तरीका है। ये उसकी अपनी एक सेफ जगह है जहां कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। और अब देखिए, अमांडा अपनी कल्पना में एक कदम और आगे जाती है। वो खुद को एक अनाथ बच्ची की तरह देखती है जो सड़कों पर आज़ादी से घूम रही है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि कोई अनाथ क्यों बनना चाहेगा? लेकिन अमांडा के लिए अनाथ होने का मतलब है आज़ादी और सबसे ज़रूरी खामोशी। कोई उसे ये बताने वाला नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं। और उसकी ये लाइनें कि खामोशी सुनहरी है, आज़ादी मीठी है, बस यही तो उसकी सबसे गहरी चाहत है। तो हमारे सामने ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है अमांडा की असली दुनिया, जहां लगातार निर्देश हैं, निगरानी है और एक तरह की घुटन है। और दूसरी तरफ है उसकी सपनों की दुनिया, सुकून भरा अकेलापन, शांति और मीठी आज़ादी। आपको याद है जब अमांडा ने खुद को एक जलपरी के रूप में देखा था? उसने उस समुद्र के लिए लैंग्वेज शब्द का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब है एकदम शांत और सुकून भरा। ये शब्द उसकी उस गहरी इच्छा को दिखाता है जहां वो बस आराम करना चाहती है, बिना किसी रोक टोक के। और फिर आता है ये शब्द ट्रैंक्विल, जिसका मतलब भी है शांतिपूर्ण। ये एक और सुराग है जो हमें बताता है कि अमांडा को असल में क्या चाहिए। और पता है, यही शब्द हमें उसकी सबसे गहरी और सबसे दिलचस्प कल्पना की ओर ले जाता है। अमांडा की जितनी भी कल्पनाएं हैं, उनमें से रेपंजल वाली कहानी सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि राज खोलती है। ये सिर्फ एक और परी कथा नहीं है, ये अमांडा के दिल की बात को समझने की एक चाबी है। एक मिनट रुककर सोचिए, रेपेंजल तो एक टावर में कैद थी, है ना? तो भला कोई उसके जैसा क्यों बनना चाहेगा? इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है और ये अमांडा की अपनी अनोखी सोच में छुपा है। जरा इन लाइनों पर ध्यान दीजिए। वो रेपंजल बनना चाहती है क्योंकि टावर में जीवन शांत और दुर्लभ है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात क्या है? उसकी आखिरी लाइन, मैं अपने सुनहरे बाल कभी नीचे नहीं गिराऊंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये है कि अमांडा को किसी राजकुमार का इंतजार नहीं है जो आकर उसे बचाएगा। नहीं, वो उस टावर को कैद की तरह देख ही नहीं रही। उसके लिए तो वो शांति और अकेलेपन की एक खास जगह है। और जब वो कहती है कि मैं अपने बाल नीचे नहीं गिराऊंगी, तो वो असल में कह रही है कि मेरी दुनिया पर सिर्फ मेरा कंट्रोल होगा। तो ये सिर्फ भागना नहीं है, ये अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की एक बहुत गहरी इच्छा है। और अब हम आते हैं कविता के अंत पर, जो थोड़ा दुखद है। यहाँ हमें साफ साफ दिखता है कि अमांडा और उसे निर्देश देने वाले के बीच की दूरी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और फिर से वही तीखी आवाज, अमांडा जो अपनी कल्पना की दुनिया में शांति से खोई हुई है, उसे उदास और मूडी कहा जा रहा है। उसकी खामोशी को, जो उसके लिए सुकून है, एक बुरी आदत की तरह देखा जा रहा है। और ये आखिरी लाइन कितनी मजेदार और दुखद एक साथ है। बोलने वाले को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि उनकी लगातार की टोका टाकी ही अमांडा की इस खामोशी की वजह है। उन्हें पता ही नहीं है कि वो खुद ही इस समस्या की जड़ हैं। और यही इस कविता का दिल है। जिसे बड़ा उदासी समझ रहा है, वो असल में अमांडा का अपनी उस दुनिया में जाना है जहां वो आज़ाद महसूस करती है। ये अकेली ऐसी जगह है जहां उसका अपना कंट्रोल है। तो हम इस सवाल के साथ इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। ये कविता हमें अपने पर्सनल स्पेस, आज़ादी और एक बच्चे के मन की अद्भुत शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो सवाल ये है कि क्या अमांडा सच में मूडी है या बस उसे गलत समझा जा रहा है? आप क्या सोचते हैं?